ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसको बोल सकते हैं या तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, राइट। ये करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर चैप्टर में हम लोग सीखने वाले एक्चुअल में करंट क्या होता है, पावर सप्लाई से कनेक्ट करने का मतलब होता है आप लोग क्या कर रहे हैं, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से चार्जेस मूव करे तो याद रखना मैं कन्वेंशनल मेथड की बात कर रहा हूं, ठीक है। हेलो वेलकम एवरीवन, कशा आहेत मंडळी, मजा आहेत, बरं आहेत, सगळे काही चांगले चाललंय। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं क्लास 11 का और एक नया चैप्टर वन शॉट में सीखेंगे आणि द चॅप्टर इज नन अदर दॅन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर। मग आजचे टॉपिक जे आहेत, आजच्या टॉपिक मध्ये आपण बघणार आहोत इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर। वन शॉट मध्ये कंप्लीट डिटेल मध्ये आपण बघणार आहोत काय आहे याच्यात चॅप्टर मध्ये काय काय दिलेलं आहे, डिटेल मध्ये आपण बघणार आहोत। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है, आप लोगों को नोटबुक पेंसिल पेन लेके रेडी हो जाना है और जो जो मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चंस भी नोट करना है, सारे एक्सप्रेशंस आप लोगों को साथ में लिखते जाना है, साथ में मेरे सीखते जाना है। बिकॉज वेदांत महाराष्ट्र आपके लिए वन शॉट में आपको सारे के सारे कंसेप्ट डिटेल में इस चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट के लिए सारे टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वेदांत महाराष्ट्र पे, तो आप लोगों को जुड़े रहना है, सीखते रहना है और अपने एकेडमिक्स को एनहांस करना है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसको बोल सकते हैं या तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, राइट। ये करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर चैप्टर में हम लोग सीखने वाले एक्चुअल में करंट क्या होता है, करंट का फ्लो जो होता है उसको हम लोग किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, इसके बहुत सारे मैथमेटिकल्स कंसेप्ट हैं वो सारी चीज देखेंगे। रजिस्टर के बारे में सीखेंगे, ओम्स लॉ के बारे में सीखेंगे, सेल्स के बारे में सीखेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग करंट का यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो आप लोगों को पता है कि ये जो करंट होता है, करंट के ही वजह से हमारा डे टू डे डेली एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारे हम बोल सकते हैं डेली लाइफ में चीजें हो रही हैं, ये सारे चीजें जो हैं वो किसके ऊपर काम कर रही हैं, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम कर रही है। मतलब आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आप लोगों के लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, राइट। एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारा पूरा का पूरा काम बंद हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आप लोग यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके लिए भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, करंट की जरूरत है, राइट है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे सीखने मिलेगा कि किस तरीके से करंट होता है, क्या होता है करंट, इसका विजुअलाइजेशन क्या है, फ्लो क्या है, ये सारे चीज सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं, आप लोगों को जो चीजें पता है उससे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि एक कंडक्टर होना चाहिए, राइट है, करंट फ्लो होने के लिए। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर इज अ मटेरियल विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, जो क्या करेगा, करंट के फ्लो को अलाउ करेगा। तो मान के चलो ये कंडक्टर है, इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूं दिस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज गुड कंडक्टर, ठीक है। अब ये गुड कंडक्टर का खासियत क्या होता है, इसको हम लोग जरा सा समझ लेंगे। गुड कंडक्टर का खासियत ये होता है कि ये कंडक्टर के अंदर जो भी एटम्स होते हैं, जिस भी एटम से ये बना हुआ है, ठीक है, जब हम लोग एटम्स को पास में लाते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि ये मटेरियल जो है वो एटम से बना हुआ, और एटम से कोई भी मटेरियल बनाने के लिए बहुत सारे एटम्स को पास में लाना पड़ेगा। जब आप बहुत सारे एटम को पास में लाते हैं तो उस एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उनके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट जाते हैं, डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। डीलोकलाइज मतलब अपनी जगह से लोकेशन जो है उनका वो बदल जाता है, और लोकेशन बदलने से हम बोलते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये एक एटम है, ठीक है, ये भी एक एटम है, ठीक है, ये मेटल है या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके हम लोग मेटल की बात करें, एटम्स की बात करें, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिट में घूम रहे, कितने भी होंगे हमें नहीं पता। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कि किस केस में, गुड कंडक्टर के केस में, जब भी आपके पास कोई भी मटेरियल गुड कंडक्टर होता है, अच्छे से समझना, ठीक है। नोटबुक में आप लोग टॉपिक पहले लिख लो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हम लोग उसी को समझ रहे हैं। पहले हम लोग इसका ओरिजिन समझ रहे हैं, हम लोग अभी एटॉमिक लेवल पे गए हैं, हम लोग एक वायर के अंदर गए और एटम तक पहुंच गए और एटम की स्टडी करे। तो एक वायर के, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मटेरियल का जो एटम होता है वो इस तरीके से होता है कुछ, कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में तो घूमते, साथ में ये घूमते 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 इसके ऑर्बिट में भी घूमना स्टार्ट कर देते हैं, इसके ऑर्बिट में भी घूम रहे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है कहीं पे भी जाने के लिए, फ्री है। तो यही बात है, यही खासियत है कि जो भी मटेरियल गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर वाले मटेरियल के पास क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ मटेरियल के पास क्या होता है, यस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और इसी इलेक्ट्रॉन्स को आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं? कंडक्शन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करोगे, मतलब ये टर्मिनल पे और ये टर्मिनल पे अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं किया, नॉर्मल ये वायर है, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते, कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, ये एक वायर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के जो डायरेक्शन होंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा। दैट मीन्स इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन कोई भी रैंडम डायरेक्शन में चलते हैं ड्यू टू सम एनर्जी, और वो एनर्जी जो होता है उनके पास, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। और इसकी वजह से जो इनके पास वेलोसिटी होता है उसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, वीटी से डिनोट कर देते हैं। चलो, और ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻6 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। यानी कि जब तक आप इस वायर को पावर सप्लाई नहीं कनेक्ट करोगे, वोल्टेज से कनेक्ट नहीं करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के पास कुछ थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी है, और इसकी वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी, और ये रैंडम मोशन में 10⁻6 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली स्पीड से ये रैंडमली घूमते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? घूमते रहेंगे। यस। तो इसकी वजह से, रैंडम होने की वजह से इनका कोई भी चार्ज का इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, मान के चलो इसका इफेक्ट यहाँ पे 2 है, तो गारंटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को कोई तो इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा जो इधर जा रहा है। तो ये 2 बना, ये -2 बना देगा, तो ये दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया। ये इधर जा रहा है तो कोई इधर मिल जाएगा, वो दोनों का इफेक्ट कैंसिल। तो ओवरऑल इनके पास कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगा हम लोगों को, इनसे कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगा, और मैं बोलूंगा यहाँ पे कोई भी करंट नहीं मिल रहा है, एंड करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक आप वोल्टेज कनेक्ट नहीं करोगे ऐसे वायर को, गुड कंडक्टर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन में ड्यू टू थर्मल एनर्जी, उनके पास थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी की वजह से वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। और कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मतलब इनको देखने वाला कोई नहीं। जैसे आपको अगर देखने वाले आपके मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो आप लोग बिगड़ जाओगे, है ना। तो वैसे इन लोग बिगड़ गए, किधर भी जा रहे हैं, इनके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, इनको डांटने वाला कोई नहीं है, राइट। तो अभी आपको यहां से क्या समझ में आया वो चीज नोट कर लेना है कि अगर आप एक नॉर्मल वायर लेके रखते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में फ्लो कर रहे हैं, रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, और इसके लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स का ओवरऑल इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट करने का 0 है, कोई करंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। इतना क्लियर हो गया सब लोगों को। अगर एक नॉर्मल वायर लेते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन रैंडम मोशन की वजह से करंट 0 देते हैं, कोई करंट नहीं मिलता। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मिलता कब है। तो इलेक्ट्रिक करंट तब मिलता है जब ये रैंडम मोशन है। जब देखो जरा ध्यान से, ये अभी आपके पास एक वायर है, अब ये वायर को आपने क्या किया ना, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ये आप लोगों ने क्या किया, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अच्छे से बता देता हूं मैं। ये आप लोगों ने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। पावर सप्लाई से कनेक्ट करने का मतलब होता है आप लोग क्या कर रहे हैं, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आप लोग ने पावर सप्लाई कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। सेल जो आपने कनेक्ट किया, सेल हम लोगों को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देता है, ईएमएफ बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने वाला फोर्स। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने वाला फोर्स। पहले तो जब ये आप कनेक्ट नहीं किए थे तो आपने देखा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोई भी डायरेक्शन में रैंडमली चल रहे थे, एंड देयरफॉर टोटल करंट वाज 0, राइट। जैसे आप लोगों ने सेल कनेक्ट किया, सेल का काम होता है ईएमएफ प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रॉन को मूव करने वाला फोर्स प्रोवाइड करना। तो जैसे ये कनेक्ट किया, अब ये फोर्स प्रोवाइड करने लगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, और सबका जो डायरेक्शन होगा, सबका डायरेक्शन जो होगा वो फिक्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे।
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट होना। अब ये देखो, आप देख सकते हैं जैसे आप लोगों ने ईएमएफ लगाया, इनके पास डिसिप्लिन आ गया। क्या आ गया? डिसिप्लिन। सब एक लाइन में चलना स्टार्ट कर दिए, सेम डायरेक्शन में। तो अगर सेम डायरेक्शन में सब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, याद रखना सारे इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा, कौन सा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, नेगेटिव सेल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे चलना एक लाइन में। इस पर्टिकुलर कंडीशंस को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सारे एक लाइन में आना स्टार्ट हो जाएंगे और एक लाइन में चलना स्टार्ट हो जाएंगे, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो हम जब इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होता हुआ देख रहे हैं, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ये पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे, फिक्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे, तो हम बोलेंगे इनके पास एक वेलोसिटी आ गया और उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी है, पहले थर्मल वेलोसिटी था 10⁶ मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा तेजी से। अब ये डिसिप्लिन हो गए, एक लाइन में चलना स्टार्ट कर दी। अब इनकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻4 से लेके 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन अब लाइन में चल रहे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कोई कैंसिल नहीं कर सकता है, और कैंसिल नहीं कर सकता इसके लिए हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर वायर के अंदर अब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट के फॉर्म में देखा जाएगा। तो यहां पे करंट के फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस वायर में मिल गया और इसी को बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। तो आपने क्या सीखा? आप लोगों ने यह सीखा कि आप लोगों को किसी भी सर्किट में करंट तब मिलता है जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हो, और वो काम करने के लिए आपको क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? सेल कनेक्ट करना पड़ेगा। सेल क्या देता है? ईएमएफ देता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देता है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देता है, आप बोलोगे कि ये दो टर्मिनल, ये वाला और ये वाले टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। और हम लोग को क्या मिलता है? करंट मिलता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन चार्जेस है। क्या इलेक्ट्रॉन? चार्जेस है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्जेस है। अब ये जो चार्जेस है ये तो फ्लो हो रहे हैं, तो मैं करंट का डेफिनेशन क्या बनाऊंगा? देखो जरा ध्यान से, अभी एकदम क्लियर हो गया, हम लोग ने सीख लिया। हम लोग ने सीखा करंट कब मिल रहा है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या तो चार्जेस बोलो। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्जेस इन अ कंडक्टर। किधर? कंडक्टर। इन ए कंडक्टर is called as इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गया? अच्छा, डेफिनेशन तो बना लिया हम लोग ने। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? कितना करंट इस वायर में से फ्लो हो रहा है? तो इस वायर में से करंट फ्लो होगा, जरा ध्यान देना, कितना चार्ज कितने टाइम के लिए एक गिवन क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखते हैं। इसका मीनिंग यही है, जरा ध्यान देना, ये आपके पास एक वायर है, यहां से आप लोगों ने पावर सप्लाई लगा दिया है, राइट? पावर सप्लाई लगा दिया है। तो अब जैसे पावर सप्लाई लगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का आपको पता है डायरेक्शन क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा ये वाला, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन हम चेक करेंगे, ये वाला जो गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें से हम चेक करेंगे कितना चार्ज कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। कोई भी एक टाइम ले लो, कोई भी टाइम ले लो, ठीक है? कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू मतलब चार्ज, टी मतलब टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा करंट कितनी। आया बात समझ में? तो ये गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होगा, ये आपको करंट देगा। इसका यूनिट क्या बनाएंगे? इसका अगर मैं ऐसा यूनिट बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? देखो चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो इसका यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड। इसी का दूसरा नाम एम्पियर रखा गया है। क्या रखा गया? एम्पियर। इसको आप कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। आया बात समझ में? ओके, मान के चलो मैं जानना चाहता हूं कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से करंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट के हिसाब से मैं बना लेता हूं एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। अब देखो जरा ध्यान से, मैं जानना चाहता हूं कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है। तो मुझे बताओ ये वाला वैल्यू 1 तब आएगा जब ये दोनों वैल्यू सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 5 रख दो, यहाँ पे 5 रख दो, 5/5 1, बराबर है ना? तो 5/5 का मतलब क्या होता है? 1/1। 5/5, 5 कैंसिल करेंगे 1/1 से,
तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड? बिल्कुल बोल सकता हूँ। और इधर से मैं अगर डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या बनाऊंगा? मैं बोलूंगा 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट। देखो यहीं से बनाऊंगा, कहीं और से नहीं लेके आ रहा हूं, यहीं से बनाऊंगा। 1 एम्पियर वो करंट होता है, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर जब 1 एम्पियर कंडक्टर से तब फ्लो होगा जब व्हेन 1 कूलम चार्ज, when 1 कूलम चार्ज flows through a cross section in 1 second। जब एक गिवन क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे कि सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। क्लियर हुआ इतना सब लोग को? बात समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? यस, आपको समझना ही है, और समझने के लिए तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया। तो क्लियर हो गया क्या इतना सब लोग को? कुछ था क्या इसमें? नहीं। करंट का मतलब कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है? अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए एक गिवन क्रॉस सेक्शन वायर से फ्लो होगा तो हम बोलेंगे वायर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पक्का? कोई डाउट है? नहीं। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्लियर आइडिया आ गया। आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ करंट। अब देखो फ्लो ऑफ करंट क्या होता है। जैसे मान के चलो मैं आप लोगों को बोल देता हूं ये कंडक्टर है, और हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को एक पावर सप्लाई लगा देते, सेल कनेक्ट कर देते। ये मैंने सेल कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, याद रखने का, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होता है, इसका लो होता है। पोटेंशियल मतलब ताकत। तो जैसे आप इसे कनेक्ट करोगे तो आप लोगों को पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सही है? ओके। तो देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, कौन से स्पीड से होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कौन से स्पीड से होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये, राइट, तो उसका डायरेक्शन जरा देख लो, इधर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है आप लोगों का इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए कहां पे फ्लो होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और फिर सेल के अंदर से ऐसे कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यस। अब मुझे बताओ आप लोग, क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट मिलेगा मेरे को सर्किट में? मिलेगा ना? यस और नो? यस मिलेगा। तो करंट जो होता है ना भाई, करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा केस है इसमें, अब हमारे केस में जो करंट का डायरेक्शन हो गया ये हो जाएगा। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है नेगेटिव की तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। तो अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियरली बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो हो रहा है बताओ, चलो फास्ट, फटाफट फटाफट। इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, या तो फ्लोज फ्रॉम, यस, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, है बात समझ में? कौन? इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। अब कौन बचा? करंट। तो करंट का रूल क्या है? करंट का रूल ये है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। क्लियर हो गया सब लोग को? इतना आप लोगों को करंट के फ्लो का डायरेक्शन पता रहना चाहिए। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर हो गया सब लोग को? पक्का? पक्का। करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब चार्जेस फ्लो हो रहा है। टाइम लगेगा, टाइम और चार्जेस ये दोनों का कुछ रिलेशन है जो हम लोग को करंट देता है। तो करंट क्या याद किया हम लोग ने, क्या सीखा हम लोग ने? नोट करो, करंट को आई से डिनोट के, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट का क्या यूनिट होता है? एम्पियर। चार्ज का क्या यूनिट होता है? कूलम। टाइम का क्या यूनिट होता है? सेकंड। क्लियर एवरीवन? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? आगे बढ़े? ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते। अब हम लोग आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। अभी मैंने बताया कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक डिसिप्लिन में आ जाता है
राइट। इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाता है, डिसिप्लिन में, और वो अच्छी तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है एक ही डायरेक्शन में। उस टाइम पे उसके पास जो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट होते टाइम पे, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। क्या डायग्राम दिख रहा है सब लोगों को, यस वेरी गुड। चलो देखो, अभी ये जो आप लोगों को एक वायर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कोई भी रैंडम है। अब रैंडम डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, तो आप लोगों को करंट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, बिल्कुल। इसमें देखो आप लोगों ने क्या किया, यहां पे हम लोगों ने, ऐसे मैं बता देता हूं, यहां से हम लोगों ने पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस। जैसे हमने पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, ये, ठीक है। मान के चलो एक पर्टिकुलर हम लोग ने लेवल ले लिया और इसका लेंथ जो है वो L है। कितना है, L। चाहिए तो मैं पूरा लेंथ ले लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से यहां तक का लेंथ, ये पूरा लेंथ क्या है, L है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कौन से वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। हम लोग ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो आप, या तो V बोल सकते, वोल्टेज दिया आप लोग ने, या EMF बोल दो, E दी, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है ये बताओ मुझे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करना है हम लोगों को। तो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो कभी भी आप लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आप लोगों को फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि हमारे को वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन। आया बात समझ में, राइट। क्या, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम का जो रिलेशन वो फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो इसके बारे में पहले मैं बता देता हूं, यहां पे तो करंट पूरी तरीके से 0। अब इसके बारे में देखो, ये क्या है, वायर है, कंडक्टर है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होके एक डायरेक्शन में चल रहे। देखो अभी ध्यान, इसके बारे में बता देता हूं। कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ कैपिटल L, लेट, इसको हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, लेट इट इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF बोल देता हूं E, लेट द इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, E, स्टार्ट्स फ्लोइंग या मूविंग लिख दो विथ वेलोसिटी VD, ठीक है, करेक्ट है, चलेगा, कोई डाउट है नहीं। इन टाइम बोल देता हूं, चलो इन टाइम T थ्रू लेंथ L, एक लेंथ L ट्रैवल करने के लिए, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को एक लेंथ L ट्रैवल करने के लिए T टाइम लगता है और VD वेलोसिटी से चलता है, ठीक है, जरा ध्यान देना। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, पहले मैं पता कर लेता हूं कि इसके अंदर चार्ज कितना है। तो यहां पे देखो, जरा ध्यान से देखना, टोटल चार्ज इन दी कंडक्टर कितना होगा, तो जरा ध्यान से देखेंगे, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज, Q स्मॉल Q रखो, कैपिटल Q, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग स्मॉल Q, चलो यहाँ पे भी मैं स्मॉल Q रख देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने कैपिटल Q किया था, इसको मैं स्मॉल Q कर देता हूँ, ठीक है, ये स्मॉल Q हो गया, ये स्मॉल Q हो गया, ठीक है, चलो, ठीक है। तो अभी टोटल चार्ज इन दी कंडक्टर, ये जो आप लोगों को कंडक्टर दिख रहा है, इसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पता करना है, ठीक है। तो मान के चलो मैं बोल देता हूँ, इसके एक यूनिट वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है इसका एक यूनिट वॉल्यूम है, इसमें n नंबर ऑफ चार्ज, ऐसे मैंने बोल दिया, कितने इलेक्ट्रॉन से मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने बोल दिया कि इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये जो वायर है इसका जो वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब ले लो या 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, 1 यूनिट वॉल्यूम में मैंने बोला n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जरा ध्यान देना, तो पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, n इंटू वॉल्यूम, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इंटू वॉल्यूम, और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज E है, तो पूरे के पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, करेक्ट है। देखो फिर से कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इंटू V इलेक्ट्रॉन्स है,
एक इलेक्ट्रॉन के पास ई चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब पूरा जगह, और n छोटे से जगह में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, छोटे से जगह में कितने इलेक्ट्रॉन्स है n, तो पूरे जगह को v बोला गया है, तो पूरे जगह में कितना होगा, तो n इंटू वी बराबर, ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिला, चार्ज नहीं मिला। अब ये आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिल गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स पूरे वायर में है, राइट। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, ई चार्ज होता है। मैं बोलूंगा 2 इलेक्ट्रॉन के पास, आप बोलोगे 2 ई होगा। 3 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, 3 होगा। मैं बोलूंगा एनवी इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा, तो आप बोलोगे एनवी इंटू ई चार्ज होगा, बराबर। तो यही हो गया एनवी इंटू ई चार्ज हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते, Q इज इक्वल टू एन, वी मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम को लिख सकते हो आप एरिया इंटू लेंथ, और ये आप लोगों को यहाँ पे इक्वेशन बना के छोड़ देना है। ये आप लोगों ने टोटल चार्ज निकाल लिया कि कितना चार्ज इस वायर के अंदर प्रेजेंट है, चार्ज निकाला। NaL क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो टोटल चार्ज हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आ गया, पक्का, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ये नहीं निकालना था चार्ज, मेरे को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से लेना देना है, तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूंगा। चलो देखो अभी जरा ध्यान से देखना। अब मुझे पता है कि करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, ध्यान से देखना, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। चलो आप लोग बताओ, फॉर्मूला बताओ फटक से, क्या करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है? बिल्कुल होता है। तो अभी देखो जरा ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, I इज इक्वल टू Q का वैल्यू यहां से रख लू, NaLe, चलो रख देता हूं, Na कैपिटल L इंटू E, और ये क्या टाइम, क्या टाइम का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, स्पीड का फॉर्मूला क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या मैं टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे, टाइम का फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंस, और इलेक्ट्रॉन vd स्पीड से चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, लेंथ ऑफ द वायर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्या स्पीड से चलेंगे, vd। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है लेंथ अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर हो गया इतना, पक्का। चलो आगे बढ़ते। अभी देखो ये जो vd है ऊपर चला जाएगा, और आप लोगों को मिलेगा टोटल करंट, क्या मिलेगा, टोटल करंट इज इक्वल टू Na, ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा, E इंटू vd। अगर मैं vd निकालना चाहूँ, यही तो मेरे को फाइंड करना था, तो ये क्या हो जाएगा, I Na इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये देखो आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया, फटक से बॉक्स में लिख लो, vd इज इक्वल टू I अपॉन N A E। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, क्या I मतलब करंट है, यस, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, A मतलब एरिया है, E मतलब चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इसका वैल्यू है। ठीक है, अब देखो अगर आप I अपॉन A को देखोगे, तो I अपॉन A बोल रहा है कि कितना करंट कितने एरिया में, कितना करंट कितने एरिया में। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, कितना कोई भी चीज कितने जगह में होता है उसको डेंसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेंसिटी। फिर से ये क्या बता रहा है, कितना करंट कितने, N और E को भूल जाओ, I अपॉन A, कितना करंट कितने एरिया में है, बरोबर। तो कितना कोई चीज कितने एरिया में, उसको डेंसिटी का नाम दिया जाता है, तो ये करंट डेंसिटी है। तो यहां पे मैं लिखूंगा vd इज इक्वल टू, ये हो जाएगा J और ये हो जाएगा N इंटू E, और ये आप लोगों का और एक फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे रीजन बता दो, J जो होता है वो होता है करंट अपॉन एरिया, और इसको क्या बोलते हैं, J को करंट डेंसिटी बोलते हैं, करंट डेंसिटी। क्लियर हो गया सब लोग को, फॉर्मूला फटाक से नोट कर लोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और उसको बॉक्स बना के सजा के रख दोगे, क्योंकि सजा के इसलिए रख रहे क्योंकि ये हम लोग को बहुत काम आने वाले। क्लियर हो गया इतना सब लोगों को, सारे कंसेप्ट मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। महाराष्ट्र वेदांतु आपके लिए है, मैं आपके लिए हुआ, सारे टीचर्स, शिवना मैडम है, गोविंद सर है, राधा मैडम, सब लोग आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए ही है। ठीक है, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं आपके लिए, बस आप लोगों को आपकी तरफ से एफर्ट्स देना है। हम तो हमारे एफर्ट्स दे रहे हैं, आप लोगों को भी आपकी तरफ से एफर्ट्स देना है। आर यू रेडी टू गिव द एफर्ट्स? समझ में आ रहा है सब लोग को? चलो स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, पक्का। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हो गया
क्लिअर क्लिअर एकदम क्लिअर. आता पुढच्या टॉपिक काय बघूया आपण. ओहम्स लॉ किती वेळा आपण बघितलाय. 9th मध्ये पण होता, 10th मध्ये पण, आता परत 11th मध्ये पण आहे ओहम्स लॉ. बघूया ना काय प्रॉब्लेम है आपल्याला. असू द्या ना ओहम्स लॉ. ठीक है. अब ओहम्स लॉ आप लोगों को क्या बताता है. ओहम्स लॉ आप लोगों को रिलेशन बताता है वोल्टेज और करंट के बीच का. वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है ये ओहम्स लॉ बताता है. ठीक है, चलो देखते हैं. एक सर्किट बना लो. यहां पे पावर सप्लाई दे दो. ठीक है, प्लस माइनस. यहां से आप वोल्टेज V दोगे जिसकी वजह से इसमें करंट कुछ I फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. क्लियर. ठीक है, रेडी है सब लोग सीखने के लिए ओम्स लॉ. ठीक है, चलो देखते हैं. सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा, सारे के कंसेप्ट. ठीक है. V वोल्टेज दिया, I करंट फ्लो हो रहा है. V वोल्टेज कहां से दिया, सेल से दिया. ठीक है. अब हम लोग ने क्या किया, एक टेबल बनाता हूं. हम लोग ने ना वोल्टेज और करंट की वैल्यू को नोट किया. वोल्टेज करंट. ठीक है, चलो देखो ध्यान से. एक्सपेरिमेंट किया हम लोग ने, सेल कनेक्ट किया, सेल से हम ना वोल्टेज बढ़ाते गए. फिलहाल तो अभी हम लोग बोलेंगे कि 0 वोल्टेज है तो करंट कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा. फिर मैंने ना वोल्टेज को बढ़ा दिया. ये ओम्स ने किया था, मैंने नहीं किया था. ठीक है, ओम्स ने किया था. उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया, बढ़ा दो वोल्टेज. तो उन्होंने देखा 2 वोल्ट कर दिया. अरे भाई करंट भी बढ़ गया. उन्होंने देखा 1 हो गया. ठीक है. फिर उन्होंने क्या किया, बंद करके चले गए क्या, नहीं. उन्होंने वोल्टेज और बढ़ाया 4. फिर उन्होंने देखा अरे इधर करंट तो 2 हो गया. फिर उन्होंने वोल्टेज और बढ़ाया 6 और करंट 3 दिखाई दिया. वोल्टेज और बढ़ाया 8 और करंट 4 दिखाई दिया. फिर जब वापस से कम किए, 6 किए, करंट 3 दिखाई दिया, 4 किए 2 दिखाई दिया, 2 किए 1 दिखाई दिया. इस तरीके से उन्होंने बिहेवियर देखा. तो उन्होंने बोला कि करंट और वोल्टेज के बीच में एक प्यारा सा रिलेशन नजर आ रहा है, एक खूबसूरत सा रिलेशन दिखाई दे रहा है. क्या, अगर मैं 2 से वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं तो करंट 1 से बढ़ रहा है. 2 से वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, करंट 1 से बढ़ रहा है. 2 से वोल्टेज को कम कर रहा हूं, करंट भी 1 से कम कर रहा है. मतलब इन लोगों के बीच में कुछ पैटर्न सेट है और वो पैटर्न कभी बदलता नहीं है. क्या पैटर्न सेट है कि अगर मैं वोल्टेज को 2 से बदलूं तो करंट 1 से बदल रहा है. वोल्टेज को 4 से बदलो, करंट 2 से बदल जाएगा. फिर उन्होंने ये दोनों का रेशियो लेके देखा. 0/0 2/1 2, 4/2 2, 6/3 2, 8/4 2. उन्होंने बोला अरे भाई रेशियो तो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कुछ तो इसके अंदर लॉजिक छुपा हुआ है. तो लॉजिक ये छुपा हुआ है, उन्होंने बताया कि किसी भी एक कंडक्टर के लिए अगर आसपास का फिजिकल कैरेक्टर, अगर हम लोग कंडीशन देखें, कैरेक्टर देखें, और साथ में इस वायर का फिजिकल कंडीशन, यानी कि वायर का अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो, ऐसा वायर लेते हैं जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे वायर के लिए, ऐसे कंडक्टर के लिए अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को कम करोगे करंट कम होगा, एक पर्टिकुलर रेशियो में. और इसी को बोलते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. क्या बोलते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो ये देखने के बाद ये पता चला द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दी हम लोगों को. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, करंट को. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर. लेकिन एक बात उन्होंने क्लियर साफ साफ बता दिया, कीपिंग फिजिकल पैरामीटर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट. फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जैसे लेंथ इसका चेंज नहीं करो, इस वायर का एरिया चेंज मत करो, इस वायर का टेम्परेचर चेंज मत करो, कीपिंग फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट, ये उन्होंने बताया. अब ये बताने के बाद इसको उन्होंने मैथमेटिक्स के फॉर्म में बोला.
बोला कि द पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, करंट। तो आपको मैथमेटिक्स पता है, अगर आप इसको हटाओगे तो इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है, और ये जो कांस्टेंट आया था इसी का नाम रेजिस्टेंस रखा गया। क्या रखा गया? रेजिस्टेंस रखा गया। और ये कांस्टेंट होता है, क्या रखा गया इसका नाम? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे या तो इसका रिप्लेसमेंट कर दोगे तो V इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या मिलेगा? V अपॉन आई। तो अगर आप लोग V अपॉन आई को देखोगे 2 अपॉन 1 2, 4 अपॉन 2, 6 अपॉन 3, 8 अपॉन 4, सबका वैल्यू 2 आएगा। वो किसका वैल्यू आ रहा है? रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है, और इसीलिए तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कांस्टेंट। तो ये रेजिस्टेंस है क्या? ये रेजिस्टेंस इस वायर की वो ताकत है, इसको इनर्शिया भी बोल सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। रेजिस्टेंस ये क्या है? ये रेजिस्टेंस जो आर आ रहा है V अपॉन आई, ये रेजिस्टेंस इस वायर की, इस कंडक्टर की वो ताकत है जिस ताकत की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर फ्लो होने से रोक पा रहा है, करंट को अपने अंदर से फ्लो होने से रोक पा रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इस केस में अभी मैं बता रहा हूं तो एक वायर की प्रॉपर्टी, हमारे वायर की, कि ये ना अपने अंदर से होने वाले करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। रोक नहीं पा रहा है, लेकिन रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। जितना रोक पा रहा है वो, उस वैल्यू को रेजिस्टेंस का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर आप ऐसा यूनिट बनाओगे रेजिस्टेंस का, तो क्या बनेगा? देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना आप लोग ने? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। यूनिट बनाओ। ये क्या है? पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, लोअर क्लास में पढ़ा है। ये क्या होता है? एम्पियर। तो ये हो गया वोल्ट अपॉन एम्पियर। इसी का दूसरा नाम ओम रखा गया है, और इसका ये सिंबल है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो ताकत है, वो एबिलिटी है मटेरियल की, कंडक्टर की, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है? अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को रोक सकता है, कम कर सकता है। ये अगर ये नहीं रोक रहा है, मतलब इसका अपोजिट, उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यहां पे लिख देता हूं मैं क्लियरली, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस। आए बात समझ में? क्या होता है? कंडक्टेंस। और उसका जो यूनिट होता है, इसको कंडक्टेंस को आप C से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका यूनिट होता है ओहम इनवर्स, या तो आप उसको सीमेंस भी बोल सकते हैं। है बात समझ में? रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। ये एबिलिटी होती है किसी मटेरियल की कितना इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा सकता है, अलाउ कर सकता है, वो कंडक्टेंस है। उसका सिंबल C है, ऐसा यूनिट ओहम इनवर्स है या तो सीमेंस है। बात समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप लोगों को बहुत सारे बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और इसको और डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? इतना बात क्लियर हो गया? देखो कुछ भी नहीं आप लोगों को याद रखना है, क्लियर एकदम सिंपल कैलकुलेशन रखना है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट को। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करो करंट कम हो जाएगा, और ये दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। जो बदलाव आ रहा है वोल्टेज करंट में, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल वर्ड में रेजिस्टेंस का मतलब होता है, आपके लिए बता रहा हूं, रेजिस्टेंस का मतलब होता है, रेजिस्टेंस वो एबिलिटी है वायर की जिसकी मदद से, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट को वो रोक पाता है, अपने अंदर से फ्लो होने नहीं देता है। कौन? मैं नहीं, कंडक्टर। कौन? कंडक्टर। क्लियर हो गया? ठीक है, चलेगा? समझ में आ रहा है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में समझेंगे कुछ अलग तरीके से। फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ यानी रेजिस्टेंस का ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, क्या वजह से हमारे कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस आता है, इसको देख लेते हैं। चलो ध्यान से देखो। देखो अभी जैसे आप लोग ने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया,
क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में जो होंगे वो ऐसे चलना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन चल क्यों रहे, चल रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है, फोर्स लगाता है इनके ऊपर। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया यहां से, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, इसके लिए इनकी वेलोसिटी जो है बदल गई। पहले रुके थे, अब चलने लग गए। क्या लग रहा है इनके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स। अब देखते हैं रेजिस्टेंस का क्वालिटी आया कहां से, क्यों अपोज कर रहा है। देखो, तो जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इसके अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ये जो वायर का कोर है, वायर के अंदर चल रहे हैं ना, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते के बाउंड्री से कोलाइड कर रहे हैं। और अगर मुझे बताओ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आपको जाना है, तो आप टकरा जाओगे ना। टकराने से क्या, लोगों से टकरा जाओगे, और लोगों से टकराने से क्या होगा, आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही बेसिकली एक हम बोल सकते पॉइंट है जो हमें बता रहा है क्यों इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं। क्योंकि जो मटेरियल है, वायर का जो मटेरियल है, वो मटेरियल के साथ कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और कोलिजन की वजह से उनका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अलग अलग मटेरियल के रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, बराबर। अलग अलग मटेरियल, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कोलिजन होगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इसकी मैथमेटिकल अप्रोच के अंदर अगर हम लोग जाएंगे, तो मैथमेटिक्स हमें क्या बताता है वो, अगर हम लोग डायरेक्ट समझे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसके लिए, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, एक्सेलरेशन लगा इसके ऊपर फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये एक्सेलरेट करके जा रहे, तो ये कोलाइड कर रहे हैं कोर से, और उसकी वजह से कोलिजन की वजह से स्पीड कम होगा आपका। स्पीड कम का मतलब क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो ये तो एक ऊपर से हमने इसके मैथमेटिकल अप्रोच को देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा आइडिया। चलो देखते हैं, मान के चलो, कंसिडर ए क्लोज्ड सर्किट connected with voltage V providing, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, ओके। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रॉन्स, कौन, इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ए फोर्स कौन सा, F, एंड एक्सेलरेट विथ एक्सेलरेशन ए। इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे। कोई डाउट है किसी को, पक्का। चलो अभी देखो ध्यान से, क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है। फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स का फॉर्मूला नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। ई मतलब चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें। अब मेरे को बताओगे फोर्स क्या फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यस होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पे अगर आप लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाओगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा ये, इतना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस हो रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी को बदल देता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज अपॉन मास, इतना एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से हमने प्रोवाइड किया, क्लियर है। अच्छा, बट हमें पता है, बट ए का एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला है। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन आपको पता है वीडी वेलोसिटी से चलते हैं, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। हमारे बुक में टाइम को दूसरे पर्टिकुलर
सिंबल से बताया गया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं हमें। ये दोनों को अगर कंबाइन करूंगा मैं, चलो कंबाइन कर लो, फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा देखो, ए की जगह ये रख देता हूं वीडी अपॉन टाइम, यहां पे बता देता हूं वेयर वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम फॉर कोलिजन, टाइम इज इक्वल टू, इसके जगह ये रख दिया इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन एम, चलेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगा ई, ये स्मॉल एम है, ठीक है, ये इधर आ जाएगा टाइम, ये क्या बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट वीडी जो होता है हम लोग ने बनाया था जे अपॉन एन इंटू ई होता है, अगर आपको याद है तो हम लोगों ने वीडी का फॉर्मूला क्या बनाया है, जे अपॉन एन इंटू ई, बस वहां पे रख दो इधर पे, इसके जगह ये रख दोगे तो क्या बन जाएगा, जे अपॉन एन इंटू ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज टाइम अपॉन मास, बराबर है, कोई डाउट है किसी को, पक्का। अगर यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एम इधर जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एन, ई और ई स्क्वायर हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, पक्का। अब यहां पे ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी बना है देखो ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये मैथमेटिकल से हम लोग ने निकाला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे जो ई है ये क्या हो गया, रेजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी आ रहा है इसके अंदर, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से रेजिस्टिविटी आ जाती है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल का, कितना वो अपोज कर सकता है करंट के फ्लो को। तो यहां से हमें पता चला मैथमेटिकल अप्रोच ये बोल रहा है कि यस, फॉर्मूले में हम लोग को दिखाई दे रहा है रेजिस्टिविटी आ रहा है, ये ओरिजिन है रेजिस्टेंस के लिए, इसकी वजह से रेजिस्टेंस हमारे मटेरियल में दिख रहा है। और नेचुरल तरीके से अगर समझे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे कोर से, इसलिए हम लोगों को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आया बात समझ में। तो ये है हमारा फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर। अब ओम्स लॉ को मैं और डिटेल में बताऊंगा। यहां से लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है उसके लिए हम लोग कुछ तरीका देखते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे देखो, पहले अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या मिलेगा ग्राफ, अगर कोई भी मटेरियल ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है, जैसे यहां पे देखो वोल्टेज 02468 है, करंट 01234 है, ठीक है। इसको मैं प्लॉट करूंगा इस ग्राफ पे, यहां पे वोल्टेज रखेंगे, यहां पे करंट रखेंगे। करंट था 0 1 2 3 4, वोल्टेज था 2 4 6 8, ठीक है। चलो प्लॉट करोगे, जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को बोल रहा था 0 पे 0 मिल रहा है। जब वोल्टेज 2 था तो करंट 1 था, पॉइंट इधर मिलेगा 2 1। जब 4 था तो यहां पे हम लोग को पॉइंट मिलेगा 8 और 4। जब आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे देखो तो आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि सेंटर से पास हो रहा है। और अगर आप इस लाइन का स्लोप निकालोगे, कहीं पे भी अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेंजेंट। ये एक पॉइंट था आपका, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। अगर आप कहीं पे भी स्लोप निकालोगे तो स्लोप देखो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। कहीं पे भी स्लोप निकालोगे, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप लोगों ने सीखा है। तो y2 देखो, ये सेकेंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है। y2 मतलब सेकेंड पॉइंट का y एक्सिस पे वैल्यू, सेकेंड पॉइंट का y एक्सिस पे वैल्यू है 6 माइनस y1 का मतलब होता है फर्स्ट पॉइंट का y एक्सिस पे वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट का y एक्सिस पे वैल्यू क्या है 4। x2 का मतलब सेकेंड पॉइंट का x एक्सिस पे वैल्यू, सेकेंड पॉइंट का x एक्सिस पे वैल्यू 3 है, फर्स्ट पॉइंट का x एक्सिस पे वैल्यू कितना है 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को स्लोप क्या मिलेगा,
6 माइनस 4 2 होता है, 3 माइनस 2 1। क्या आंसर आया? स्लोप। क्या ये आप लोगों को सेम टू सेम रेजिस्टेंस का ही वैल्यू दे रहा है? यस मतलब वोल्टेज और करंट के ग्राफ का स्लोप अगर आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रहा है और बार बार सेम आ रहा है, अगर आप स्लोप यहां से यहां तक के लिए निकालो, यहां से कहीं का भी निकालो, कांस्टेंट आ रहा है, तो ऐसा मटेरियल जिसका ये हम लोग ने वैल्यू प्लॉट किया, ऐसे मटेरियल को ओहमिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओहमिक। मतलब ये ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन आपको याद रखना है बहुत सारे मटेरियल ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। तो अगर ध्यान देना, इफ V वर्सेस I वोल्टेज और करंट का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन पासिंग थ्रू सेंटर। कहां से पास हो रहा है? देखो सेंटर से। पासिंग थ्रू सेंटर देन मटेरियल ओबेज, ओहम्स लॉ को ओबे कर रहा है, एंड सच मटेरियल इज कॉल्ड एज ओहमिक मटेरियल, इज कॉल्ड एज ओहमिक मटेरियल। क्या बोलोगे आप उसे? ओहमिक मटेरियल बोलोगे। मैक्सिमम कंडक्टर्स ओहमिक होते हैं। ठीक है, अब देखो नॉन ओहमिक। सेकेंड ओहमिक, नॉन ओहमिक का जब आप V और I का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप लोगों को ये कर्व मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो अगर इफ V वर्सेस I ग्राफ इज अ कर्व या नॉन लीनियर, देन मटेरियल डू नॉट obey Ohm's law and such material या conductor is called as non-ohmic conductor या material। इसका एग्जाम्पल अगर लेना है तो बहुत सारे हैं, डायोड्स हैं, ये सब आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में, थर्मिस्टर, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ेगा लेकिन सेम रेशियो में बदलाव नहीं देखा जाता है। ऐसे भी मटेरियल हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये लोग ओम्स के नियम को फॉलो नहीं कर रहे, इसके लिए वो नॉन ओमिक। तो ये लिमिटेशंस हो गया कि ओहम का जो रूल दिया गया था वो नेचर में सब जगह फॉलो नहीं हो रहा है, इसके लिए लिमिटेशन लग गया इसके ऊपर। कहीं कहीं पे फॉलो होगा, कहीं कहीं पे नहीं। बात समझ में? इसके लिए टॉपिक का नाम है लिमिटेशंस ऑफ ओम। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? पक्का? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, ये टॉपिक ड्यू टू वर्क डन बाय द सेल उसकी वजह से आता है। चलो देखते हैं। पहले डायग्राम आपको दिख रहा है, सर्किट दिख रहा है? दिख रहा है। चलो हाँ, अभी देखो यहां पे ये हमारे पास एक सर्किट है। क्या है ये? सर्किट। सही बात है, सर्किट ही है ना? हाँ ठीक है। तो ये सर्किट अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा इसमें एक डिवाइस कनेक्ट किया गया है। रेजिस्टर का मतलब होता है कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर दो। सारे के सारे डिवाइस रेजिस्टेंस ऑफर करते ही हैं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। फैन है, बल्ब है, सब लोग कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, तो एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया, इसको रेजिस्टर बोल दो। क्या बोल दो? रेजिस्टर, जिसका वैल्यू आर है। मैं बोल देता हूं इसका वैल्यू है आर। यहां से आप लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया वी। ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखना कि हम लोगों का जो एनर्जी और पावर का कंसेप्ट क्या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, उसका मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं। चलो ध्यान से देखना। अब क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस मटेरियल जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसके पास रेजिस्टेंस आर है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, लगेच ऐसा क्लिक व्हायला पाहिजे कि ये मटेरियल जो है ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला, करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगा। सही बात है? ये होने देगा क्या करंट को फ्लो? नहीं। हर एक मटेरियल के पास खुद का रेजिस्टेंस होता है, ये नहीं फ्लो होने देगा, मतलब कुछ ना कुछ अपोजिशन करेगा। तो अब तो प्रॉब्लम हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन जो है, चार्जेस जो हैं, अब यहां पे आके रुक गए मान के चलो, या तो करंट यहां पे आके रुक गया, करंट को पहुंचाएगा कौन? और करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा डिवाइस में, तो डिवाइस काम नहीं करेगा। डिवाइस को काम भी करवाना हम लोगों को, तो फिर ये काम करेगा कैसे? काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन या करंट को
उस पार करके कौन देगा? ये रास्ता है, ब्रिज है, पार कौन करके देगा? ये तो रोक रहा है, तो उसके लिए जवाबदारी लेगा सेल। ये सेल ना कुछ काम करेगा, कुछ अपनी एनर्जी खर्च करेगा करंट को यहां से यहां पहुंचाने के लिए, चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। कौन काम करेगा? सेल काम करेगा। तो जितना काम सेल करेगा उतना वोल्टेज का ड्रॉप ये दो पॉइंट के बीच में आपको दिखाई देगा, उतना पोटेंशियल का डिफरेंस ये दो पॉइंट के बीच में आपको दिखाई देगा। तो जरा ध्यान देना, जब ये सेल यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब करंट को, चार्जेस को पहुंचाने का काम करेगा, तो जो काम वो करेगा उतना एनर्जी उसकी खर्च हो जाएगी, और वो एनर्जी यहां पे आप लोगों को दिखाई देगा ट्रांसफर होता हुआ इस मटेरियल के अंदर। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, सेल में से एनर्जी ट्रांसफर हो गया इसके अंदर। क्यों? तो सेल को कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ी करंट को, यानी चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने के लिए, और करना पड़ता। अगर ऐसा नहीं करता तो सेल काम नहीं करता, सॉरी ये डिवाइस काम नहीं करता, बरोबर है। तो इसने कुछ काम किया यहां से यहां तक करंट को, यहां से यहां तक चार्जेस को पहुंचाने के लिए। तो अब ये जितना भी चार्ज का काम करेगा यहां से यहां पे चार्ज को पहुंचाने के लिए, वो एनर्जी जो खर्च होगी, वो जो काम किया है, जितना काम किया उतनी ही एनर्जी खर्च होगी। वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। एक बात नोट करके लिख लो, बड़े शब्दों में लिख लो, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। जितना आप काम करोगे उतना ही एनर्जी आपकी खर्च होगी, ठीक है। तो इसने जितना भी काम किया यहां से यहां पे चार्ज को पहुंचाने के लिए, उतनी एनर्जी खर्च हुई इसकी, और वो एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गई कहां पे? गायब तो नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। वो इस डिवाइस के अंदर हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और ये हीट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर एनर्जी का ये हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, ध्यान देना, इन मूविंग चार्ज, कौन से चार्ज को मूव किया? Q। कहां से? फ्रॉम A टू B। आपके डायग्राम के हिसाब से जितना काम A से B तक चार्ज को मूव करने के लिए किया गया, इज सीन एज, वही दिखाई देगा, सीन एज पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B। उतना पोटेंशियल कम हो जाएगा और B के। तो यहां पे मैं बोलूंगा कितना काम किया गया, जरा ध्यान से देखना। तो जो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आपको दिखाई देगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा, वो होगा कितना काम किया गया सेल से एक चार्ज के ऊपर। तो यहां से वर्क कितना किया? ये वर्क उसने किया V इंटू क्यू, और ये जो वर्क किया वही तो आप लोग को हीट एनर्जी के फॉर्म में दिखाई दिया। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? फॉर्मूला। बट अब देखो, बट तो इतना एनर्जी जो वर्क किया इसने सेल ने, वही एनर्जी कन्वर्ट हुआ हीट के फॉर्म में यहां पे दिखाई दे रहा है। तो यही वर्क को मैंने क्या लिख दिया? एनर्जी। अभी देखो, बट मुझे पता है V क्या होता है? I इंटू आर होता है, या तो फिर Q क्या होता है? I इंटू टी होता है, करंट इंटू टाइम। तो यहां पे देखो आप लोगों का फॉर्मूला क्या बन जाए? E इज इक्वल टू V I इंटू टी। अब ये T को इधर भेज दो, E अपॉन टी, यानी कि एनर्जी स्पेंड ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू V अपॉन आई। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है एनर्जी अपॉन टाइम, इसी को भी पावर बोलते हैं। तो पावर इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कौन से रेट से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है? सेल से रजिस्टर में। तो पावर मिल गया, पावर होता है VI, वोल्टेज इंटू करंट। आया बात समझ में? देखो इसी को अलग अलग फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी देखो यहां पे P इज इक्वल टू, वोल्टेज को क्या मैं IR लिख सकता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? यस। तो पावर का फॉर्मूला देखो क्या बन गया? I स्क्वायर R। ये पावर हो गया। क्या हो गया? पावर हो गया, करेक्ट। अभी देखो इसका यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है ये एम्पियर स्क्वायर ओम, या तो डायरेक्ट बोल दो
वैट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है? वैट होता है। अच्छा, अब देखो क्या यही पावर को मैं एनर्जी अपॉन टाइम वापस से लिख सकता हूं? यस, एनर्जी अपॉन टाइम को ही तो पावर बोलते हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। अगर मैं टी को यहां पे भेज दूं आई स्क्वायर आर टी, तो ये जो ई दिख रहा है यही आप लोगों को इतना हीट के फॉर्म में दिखाई देगा, इतना हीट उस रेजिस्टर के पास आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी जो सेल काम करता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, वही एनर्जी आप लोगों को दिखाई देता है हीट के फॉर्म। तो एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है, या तो वी इंटू क्यू होता है। पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई से बहुत सारे फॉर्मूला आप बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं रखना है इसमें, ठीक है। तो पावर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कितने रेट से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है? पावर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सेल टू द रजिस्टर। क्लियर हो गया? सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। वेरी गुड, क्लियर है ना? पक्का? चलो आगे बढ़े। चलो ठीक, अब आगे बढ़े। अब अगला टॉपिक क्या है? देखो रजिस्टर। जस्ट ए सेकेंड, अब आ जाते हैं रजिस्टर पे। अब मान के चलो आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है। देखो ये आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में जो सर्किट्स रहते हैं उसमें दिखाई देते हैं, राइट है। मान के चलो आप लोगों के पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको करंट को कम करना, लिमिट करना है, तो आप लोगों को उसके रास्ते में रजिस्टर लगाना पड़ेगा। रजिस्टर का काम होता है करंट को लिमिट कर देना। तो रजिस्टर का काम क्या है? इट इज यूज टू लिमिट द करंट। यहां पे लिख देता हूं मैं पहले, यही रजिस्टर है। इट इज यूज टू लिमिट द करंट। क्या करता है? करंट को लिमिट कर देता है, रोकने की कोशिश करता है। तो ये रजिस्टर के पास कुछ अपना खुद का वैल्यू रहता है, कितने वैल्यू से ये करंट को कम ज्यादा करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस कितना है इस रजिस्टर का, ये फाइंड करते हैं कलर कोड से, ठीक है। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान देना। कोई भी रजिस्टर पे आप लोगों को इस तरीके से 4 बैंड दिखाई देगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिजिट, इसको हम बोलते हैं सेकंड डिजिट, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले बैंड को बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। तो ऐसे 4 बैंड हर एक रजिस्टर में आपको दिखाई देगा, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, मैथमेटिकल टेक्निक है, उसको समझो अच्छे से। ये रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है फाइंड कैसे करेंगे? तो इसके लिए टेबल आपके बुक में दिया गया, वहीं से मैंने टेबल भी लिया है। तो आप लोगों को पहले यहाँ पे कलर की लिस्ट बना लेनी है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, फिर गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक है। देखो अब ये जो कलर है कैसे याद रखोगे, उसके लिए एक इजी बाइट दिया गया है। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसका पहला वाला इनिशियल ले लो, बी बी आर, ठीक है, ओ वाई जी बी वी जी डब्ल्यू। क्या है यहाँ पे? देखो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वुमेन। तो देखो यहाँ पे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट। तो इससे कलर आपको याद रखना। फिर गोल्डन आएगा, सिल्वर आएगा, नो कलर आएगा। तो ये टेक्निक है बीबी रॉय, राइट। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं। चलो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। फर्स्ट डिजिट को 0 से लेके 9 तक चले जाओ, व्हाइट तक 0 से 9 तक चले जाओ। इसमें भी पावर रख दो 0 से 9 तक, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, इस तरीके से मल्टीप्लायर में। गोल्ड के लिए 10 टू द पावर -1, सिल्वर के लिए -2। और टॉलरेंस, ब्राउन कलर रहेगा तो टॉलरेंस +-1%, रेड +-2%, गोल्ड +-5%, सिल्वर +-10%, नो कलर +-20%। तो टॉलरेंस क्या बोल रहा है? टॉलरेंस आपको बता रहा है, क्लियर है? हाँ, टॉलरेंस आपको बता रहा है, क्लियर है ना सबको? यस, टॉलरेंस आपको बता रहा है कि आपका जो वैल्यू आने वाला कितना परफेक्ट आने वाला है। जो एक्चुअल वैल्यू है उससे थोड़ा सा इधर उधर आता है, ठीक है, ये मेथड से। तो कितना परफेक्ट या कितना नहीं आएगा वो आपको टॉलरेंस बताता है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल लेता हूं मैं।
मान के चलो हमारे पास ब्लैक कलर है, पहला वाला बैंड ब्लैक है, येलो है, फिर से येलो है और फिर गोल्ड है। ये 4 बैंड है। तो ब्लैक ये फर्स्ट डिजिट में देखना है, सेकेंड डिजिट मल्टीप्लायर टॉलरेंस। देखो ब्लैक फर्स्ट डिजिट में वैल्यू देखना है, ब्लैक का कितना है 0, लिख दो 0। येलो सेकेंड डिजिट में देखना है, येलो के लिए सेकेंड डिजिट क्या है 4, लिख दो 4। येलो मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 4। और गोल्ड का टॉलरेंस में देखना है ±5%। तो आप लोगों का जो रेजिस्टेंस हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 4 ओहम ±5%। इतना रेजिस्टेंस हो गया आप लोगों का। कितना हो गया 40,000 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और बोल रहा है कि जो वैल्यू 40,000 आया है उसमें ±5% का इधर उधर मिस्टेक हो सकता है। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, टॉलरेंस रेजिस्टेंस निकालते हैं कलर कोड देख के। आया बात समझ में, क्लियर है, पक्का, ओके। तो इतना ही था, इसके अंदर कुछ नहीं था। आपका जो ट्रिक है वो याद रखना है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब हम लोगों को क्या करना है, सर्किट है, हमारे सर्किट में एक रजिस्टर लगाने से करंट लिमिट नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और भी रजिस्टर्स कनेक्ट करना पड़ेगा। तो रजिस्टर को आप सर्किट में अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हो, देखो यहां पे एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, यहां पे एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, यहां पे एक रजिस्टर का, मान के चलो इसका वैल्यू R1 है, इसका वैल्यू R2 है, इसका वैल्यू R3 है। यहां से आप लोगों ने पावर सप्लाई V दे दिया और इसकी वजह से कुछ करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे पहचानना है कि इसके अंदर टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो गया रेजिस्टेंस का, टोटल रेजिस्टेंस इसके अंदर कितना जा रहा है, ये मुझे पता करना है। तो ये तरीका, सबसे पहले जो तरीका है, ये कौन सा तरीका है, सीरीज। हम लोग ने सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज मतलब एक के बाद एक कनेक्ट कर दो, राइट। तो देखो कंसिडर 3 रजिस्टर R1, R2 and R3 connected in series across, यहां पे पॉइंट बता दो B, यहां पे A बता दो, across पॉइंट A एंड B। चलेगा, इतना समझ में आ रहा है सब लोग को। A और B के अक्रॉस में हम लोग ने 3 रजिस्टर कनेक्ट कर दिए। आगे देखो, लेट I be the current flowing through each register। देखो जब भी सीरीज में कनेक्ट होता है, एक बात याद रखने का, करंट सेम टू सेम सब में जाएगा। इसके पास भी करंट आई जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, लेकिन वोल्टेज जो यहां से आपने दिया वो डिवाइड हो जाएगा। इसके पास V1 जाएगा, इसके अक्रॉस में आपको V2 वोल्टेज दिखेगा, इसके अक्रॉस में आपको V3 वोल्टेज दिखेगा। तो यहाँ पे वो भी बता देते हैं, लेट V1, V2, V3 बी द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। चलेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या मुझे बताओ, अभी अभी हम लोग ने ये बताया, अभी अभी हम लोग ने ही बोला कि यहां पे जो वोल्टेज हमने दिया वो डिवाइड हो गया, इधर V1 गया, इधर V2 गया, इधर V3। अगर मैं वापस से V1, V2 और V3 को ऐड कर लूं तो V मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहां पे मैं बोलता हूं, डायरेक्ट डायग्राम से ही दिख रहा है, फ्रॉम डायग्राम पूरा क्लियर दिख रहा है डायग्राम से, कि अगर मैं V निकालना चाहूं तो तीनों वोल्टेज को ऐड कर दो। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, चलेगा, ठीक है। बट फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर मैं ओम्स लॉ याद करूं तो मुझे क्लियर पता है ओम्स लॉ से V जो होता है वो क्या होता है, IR होता है, और इसलिए V1 क्या हो जाएगा, इसलिए V1 हो जाएगा I इंटू R1, V2 क्या हो जाएगा I इंटू R2, और V3 क्या हो जाएगा I इंटू R3। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से देखेंगे, V इज इक्वल टू क्या है I इंटू R,
इज इक्वल टू, अच्छा पूरा रेजिस्टेंस मिलने वाला है तो सीरीज बता देता हूं, सीरीज में कनेक्टेड है। V1 क्या है, IR1, V2 क्या है, IR2, V3 क्या है, IR3। सही है, कोई डाउट है? चलो, IRS इज इक्वल टू, आई को कॉमन निकाल दो तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई और आई कैंसिल, देखो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि ये बोल रहा है अगर आप सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट करते हो सर्किट में तो टोटल रेजिस्टेंस सबका एडिशन हो जाता है, अरिथमेटिक एडिशन डायरेक्ट कर लो, इतना रेजिस्टेंस इस सर्किट में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर आपके पास एक रेजिस्टर है उससे सर्किट में करंट लिमिट नहीं हो रहा, आप बहुत सारे कनेक्ट करोगे, दो तरीका है कनेक्ट करने का, या तो सीरीज में कर लो या तो पैरेलल में। अगर हम सीरीज में करेंगे तो सीरीज में अगर करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का सबका एडिशन हो जाता है। पैरेलल में भी ऐसा होता है क्या? नहीं। चलो देखते हैं पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन बताने के लिए हमेशा क्या करने का, पहले 2 पॉइंट सेट कर लेने, कर लिया। अब सारे के सारे रेजिस्टर को इस 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट करने का। अब मैं ये दोनों पॉइंट के बीच में सारे रजिस्टर को कनेक्ट कर दूंगा। एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, R1, R2, R3, और ये जो 2 पॉइंट आपने सिलेक्ट किया इसको आप लोगों को पावर सप्लाई दे देना है। अब यहां से पावर सप्लाई जा रहा है, यहां से करंट कुछ जा रहा है। अब देखो जब भी आप लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हो कोई भी रजिस्टर को, तो याद रखने का सारे के सारे रजिस्टर के पास वोल्टेज सेम जाता है, अब करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से करंट जा रहा है, करंट के पास 3 रास्ता आ गया, तो यहां से करंट I1 बन के जाएगा, यहां से करंट I2 बन के जाएगा, यहां से करंट I3। लेकिन वोल्टेज आपने ये 2 पॉइंट को दिया है तो, और सब लोग यही 2 पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो वोल्टेज सबके पास सेम जाएगा, इसके पास भी V जाएगा, इसके पास भी और इसके पास। इसके बारे में बता दो। कंसीडर रजिस्टर R1, R2, R3 कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस, कहां पे? पॉइंट A एंड B। सही है, अक्रॉस पॉइंट A एंड B। लेट, अब देखो, लेट V इज द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, सारे के सारे रजिस्टर के पास सेम पोटेंशियल V जा रहा है, एंड I1, I2, I3 बी द करंट, करंट अलग अलग जा रहा है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सही बात है, ये इतना बात समझ में आ गया? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहां से I1, I2 और I3 को ऐड कर दूं तो मेरे को I मिल जाएगा? यस मिल जाएगा, बस हो गया काम हमारा। देखो डायरेक्ट बोल दो, फ्रॉम डायग्राम ये क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मेरे को I चाहिए तो पूरे के पूरे ब्रांच में जो भी करंट फ्लो रहा है सबको ऐड कर दो। अब मेरे को पता है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। मुझे पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से I क्या होता है? I होता है V बाय R। I1 क्या होगा? I1 होगा V बाय R1, V बाय R1। I2 क्या होगा? V बाय R2, और I3 क्या होगा? V बाय R3। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब चलो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो क्या बनेगा। I का वैल्यू रख दिया मैंने V बाय R, पैरेलल में तो इधर RP लिख देता हूं, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R, इसमें रख दिया सारे वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे V अपॉन RP इज इक्वल टू, यहां से V कॉमन निकाल लिया, क्या मिला? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V कैंसिल हो गया, आपको मिला 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और इस फॉर्मूले से आप लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंडिविजुअल से भी कम हो जाएगा अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करो। ये फॉर्मूला वही बता रहा है। देखो इसको अगर और भी सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते, बिल्कुल कर सकते। चलो मैं यहां पे कर देता हूं। देखो एलसीएम ले लेता हूं,
1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू, एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है, ये तीनों को एक साथ लिख दो मल्टीप्लाई करके, R1 R2 R3। यहाँ पे कौन है, R1 है, तो बाकी के दो बचे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R2 R3। ये कौन है, R2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 R3, ये R3 तो यहाँ पे आ जाएगा R1 R2। उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो ये RP अपॉन 1 हो जाएगा, मतलब RP हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। और इस फॉर्मूले से आप लोगों को टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ये 3 रजिस्टर था, अगर 2 रजिस्टर होता तो क्या होता, अगर 2 रजिस्टर होता तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाता। 4 रजिस्टर होता, R1 R2 R3 R4, R1 है तो R2 R3 R4 प्लस R2 है तो R1 R3 R4, R3 है तो R1 R2 R3, R4 रहेगा तो R1 R2 R3। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है पैरेलल वाला, इसमें टोटल जो रेजिस्टेंस मिलेगा सर्किट का वो इंडिविजुअल से भी कम हो जाएगा, और जो सीरीज होता है उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इतना क्लियर है सब लोगों को, चेक करो, पक्का क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग का नया टॉपिक है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी मटेरियल का वो क्वालिटी होता है जो हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल के पास कितनी ताकत है, कितना पावर है, कितना एबिलिटी है रेजिस्टेंस ऑफर करने का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के साथ ही लिमिट होता है, ये रिलेटेड होता है। चलो देखते हैं। तो हम लोग ने ये देखा, मान के चलो आपके पास एक वायर है, तो मान के चलो अभी मैं बोलता हूं इसका रेजिस्टेंस 4 चेक किया गया, जब लेंथ इसका कितना था 4, इसका लेंथ 4 है, कोई भी यूनिट ले लो, रेजिस्टेंस 4 मिला। अगर मैं ना इस वायर को डबल कर दूं लेंथ, तो मैं देखूंगा जब इसका लेंथ 8 कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी 8 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और कम करने से कम हो रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल या तो ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, बराबर है ना। जब आप कंडक्टर का लेंथ बढ़ा रहे हो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कम कर रहे हो कम हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन नंबर 1। फिर ये देखा गया कि आप रेजिस्टेंस का एरिया अगर बढ़ाते हो, रेजिस्टेंस का क्या बढ़ाते हो, एरिया बढ़ाते हो, रेजिस्टेंस का क्या बढ़ाते हो, एरिया बढ़ाते हो अगर आप, तो हम लोग सॉरी रेजिस्टेंस का नहीं, वायर का एरिया बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, और एरिया कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे मैं लिखूंगा, ये देखा गया कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया, एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पे आ जाएगा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंबाइन करो, चलो देखो। फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं लिख सकता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, बराबर। चलो इसको हटाओगे तो क्या मिलेगा, इक्वल टू ए कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट आया है इस कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी का नाम दिया जाता है, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसका फॉर्मूला बनाओ, क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन, चलो यूनिट बना लो, ओहम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, कैंसिल हुआ एक एक, और ये आपको आ जाएगा ओहम मीटर, ये इसका यूनिट आ गया। रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। क्या होता है ये, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होता है,
वन अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है? वन अपॉन रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या होता है? वन अपॉन ओहम मीटर। या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ओहम मीटर इनवर्स, या तो वन अपॉन ओहम सीमेंस होता है, सीमेंस मीटर इनवर्स, सीमेंस मीटर इनवर्स, ऐसा भी। क्लियर हो गया सबको? पक्का? यही हमारा है रेजिस्टिविटी। क्लियर है सब लोग को? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? आगे बढ़ते चलो। अगला टॉपिक क्या है देखो, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। अब क्या रेजिस्टेंस मटेरियल का, हम लोग ने तो देखा रेजिस्टेंस मटेरियल का एरिया लेंथ बदलने से बदल जाता है, क्या टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है। तो क्या देखा गया, जरा ध्यान से देखना, मैथमेटिकली ये देखा गया, मान लेते हैं लेट, सब लोग ध्यान देना, आर नॉट एंड टी नॉट बी द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। एक आपके पास वायर है, कंडक्टर है, मान लो उसका स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस आर नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट है। आफ्टर सम टाइम लेट आर एंड टी, ये बदल गया, आर और टी हो गया, बी द रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो फिर यहां पर रिलेशन क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना। प्रैक्टिकल करने के बाद रिलेशन ये दिखाई दिया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दिया, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज, फाइनल आर था, पहले का क्या था? आर नॉट था, फाइनल टेम्परेचर टी था, पहले का टी नॉट। तो जो चेंज इन टेम्परेचर दिखाई दिया ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ओरिजिनल रेजिस्टेंस को, ये दिखाई दिया। और चेंज इन टेम्परेचर का जो भी वैल्यू था, ये इस बात को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि टेम्परेचर में कितना चेंज है। अब ये दोनों को कंबाइन कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो क्या मिलेगा, आर माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। तो अगर आप इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, इसको ही बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बनेगा? आर नॉट टी माइनस टी नॉट। आया बात समझ में? अगर आपको आर का वैल्यू चाहिए तो देखो क्या बनेगा, आर का वैल्यू जाने दो, पहले आप इसका निकाल दो, ये अल्फा जो होता है इसका वैल्यू क्या बनेगा, अल्फा का वैल्यू बनेगा आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट, राइट। तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, ये जो आप लोगों को अल्फा दिख रहा है इसको बोलते हैं अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। है बात समझ में? अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा देखो, इज डिफाइंड एज, जरा ध्यान से देखना, डिफाइंड एज, क्या ये चेंज इन रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको? यस, इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, या तो डायरेक्ट ऐसे बोलो, डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट। देखो डिवाइड है मतलब पर यूनिट, पर यूनिट ये क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। वापस से देखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। बात समझ में आ गया? चलो, यहां से अगर आप आर की वैल्यू निकालना चाहो, ओरिजिनल फाइनल रेजिस्टेंस की, आर की, तो क्या बनेगा देखो, आर इधर ही रहने दो, ये आर को इधर भेज दो, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, आर नॉट माइनस में तो प्लस में हो गया, आर नॉट इसमें भी कॉमन निकालो तो आर क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट
इंटू नॉट, और इस फॉर्मूले से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या बनेगा देखो, ये क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब ओहम अपॉन ओहम, और ये क्या है, टेम्परेचर मतलब डिग्री सेल्सियस। ओहम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये इसका यूनिट। क्लियर हो गया इतना। तो हम लोग ने सीखा कि रेजिस्टेंस कोई भी मटेरियल का लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी, और रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। नोट कर लो, अच्छी तरीके से नोट कर लो, फिर आगे का टॉपिक देखेंगे। अब थोड़ा सा और टॉपिक बचा, एकदम क्लियरली हम लोग कर लेंगे। इतना समझ में आया, चलो पक्का दिख रहा है सबको क्लियरली। अब हम लोग आगे का टॉपिक करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज नथिंग बट ईएमएफ ऑफ ए सेल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, एक जो सेल होता है उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फोर्स लगाना, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली ईएमएफ डिवाइस से मिलता है, ईएमएफ सेल से मिलता है, वो चीज हम लोग देख लेंगे और डिटेल में समझेंगे कि क्या चीज होता है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना। मान के चलो हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक सर्किट बना देता हूं, थोड़ा सा हम लोग और अच्छा थिकनेस वाला सर्किट बना लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सर्किट बना दिया है, यहां से हम लोग पावर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे आप लोगों ने एक सेल कनेक्ट करके रखा है, सेल, इसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है। हमारे कन्वेंशन के हिसाब से देखो, मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूं, हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम था, कन्वेंशनल मतलब पुराने जमाने का जो सिस्टम था, वो ये बोलता था कि करंट जब फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव है आप लोगों का और ये नेगेटिव है, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, कन्वेंशनल मेथड क्या बोलता था, तो उस टाइम पे ना प्रोटॉन फ्लो होता है, चार्जेस का मतलब उन लोग कहते थे कि प्रोटॉन फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो उन लोग का ये मतलब था कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, प्रोटॉन्स है। कौन फ्लो रहा है, प्रोटॉन्स। तो इसके लिए बोला जाता है कन्वेंशनल मेथड कि चार्जेस फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। तो चार्जेस जब बोला जाता है फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग कन्वेंशनल मेथड बोल रहे हैं, यानी कि हम लोग करंट को ही बोल रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। रियल में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। बट जब मैं अगर बोलता हूं आप लोगों को कि चार्जेस फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो याद रखने का मैं कन्वेंशनल मेथड की बात कर रहा हूं, वहां पे मैं प्रोटॉन को कंसीडर कर रहा हूं। लेकिन जब बहुत सारी डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं। तो अगर आप प्रोटॉन्स मूव कर रहे बोल रहे हो, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। चलो ध्यान देना। अभी मान के चलो इसके पास कुछ रेजिस्टेंस आ रहे, ठीक है। तो ये जो सेल है, जरा ध्यान देना, ये सेल ईएमएफ डिवाइस होता है। ये ईएमएफ डिवाइस का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को आगे पहुंचाना, चार्जेस को आगे पहुंचाना, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से चार्जेस मूव करे, तो याद रखना मैं कन्वेंशनल मेथड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो अभी ये सेल है, ये डिवाइस है, एक ईएमएफ डिवाइस है। अब जब यहां से चार्जेस फ्लो होंगे, तो चार्जेस को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ये तो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि चार्जेस को यहां पे नहीं जाने दे, बराबर है ना। इलेक्ट्रॉन्स की तो बात ही नहीं कर रहे हम, चार्जेस की बात करें। चार्जेस यहां से यहां नहीं जाएगा, करंट को आगे नहीं बढ़ने देना है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, याद करो, रिमाइंड करो। रेजिस्टेंस का काम है कि हम लोगों को चार्जेस को आगे बढ़ने नहीं देना, ठीक है। तो अगर चार्जेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस में करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर यहाँ पे कोई डिवाइस है ये, तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब ये डिवाइस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर अब सेल को यहाँ पे आना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या, यहां से यहां तक, यस, यहां से यहां तक चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए। तो मान के चलो इसने, लेट ऐसे मान लेता हूं मैं कि dq चार्जेस इज मूव्ड फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम, मान के चलो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फ्रॉम ए टू बी, देन स्मॉल वर्क जो होगा, स्मॉल वर्क कौन करेगा, सेल को करना पड़ेगा, वो होगा dw इज इक्वल टू ये दोनों पॉइंट का जो भी पोटेंशियल था मल्टीप्लाई बाय dq, राइट। तो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा, dw अपॉन dq, ठीक है।
ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब देखो जरा ध्यान से, ये सेल को अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाने का अगर चार्जेस को, तो ये सेल को काम कितना करना पड़ेगा, V इंटू डी क्यू काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरे सर्किट में करंट कंस्टिट्यूट करना है, पूरे सर्किट में करंट चाहिए, तो ये जब चार्जेस नेगेटिव से एंटर करके पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, राइट, ये जब चार्जेस आ रहे हैं नेगेटिव से एंटर करके पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, तो ये सेल के अंदर जो केमिकल प्रोसेस चल रहे उन लोग भी इस चार्ज को अपोज करेंगे। यानी कि सेल को वापस से ये चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए भी काम करना है। तो सेल दो बार काम कर रहा है, दो बार रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहे, राइट। तो ये सेल का जो ईएमएफ हो जाएगा, वो ईएमएफ यानी कि जो इसके पास ताकत है, वोल्टेज है, वो हो जाएगा, जरा ध्यान देना, V यहां का जो पोटेंशियल है प्लस यहां पे जो पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r, दैट इज यहां का रेजिस्टेंस, राइट। तो इसका ईएमएफ क्या हो गया, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ईएमएफ का मतलब होता है द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है और इंटरनल रेजिस्टेंस के इधर कितना वोल्टेज है, दोनों का एडिशन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ क्या हो गया, देखो ये वोल्टेज क्या है अक्रॉस रेजिस्टर, ये वोल्टेज कितना है, वोल्टेज क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इंटू आर, ये वोल्टेज यहाँ का, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का, दोनों जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि ये भी अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, I इंटू आर प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, I इंटू आर, राइट। अगर मैं I को कॉमन निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, R प्लस आर। बात समझ में आया। तो यहां से अगर मैं सिर्फ I की वैल्यू बनाऊं तो ये क्या बनेगा, E अपॉन आर प्लस आर। तो देखो ये जो आप लोगों को फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला आप लोगों को ईएमएफ वाले सर्किट का टोटल करंट बता देता है। क्या बता देता है, टोटल करंट। तो इस केस में करंट कम हो जाएगा बिकॉज यहां पे दो लोग रजिस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर मान के चलो अगर मान के चलो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ E अपॉन आर आ जाएगा। या तो मान के चलो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में कुछ भी नहीं लगा, R 0 है, तो अब सर्किट से याद रखने का मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, कितना, मैक्सिमम E अपॉन आर। क्यों मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्ट करने के लिए ये है ही नहीं, सेल का रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, बहुत कम रेजिस्ट करता है, तो बहुत कम रेजिस्ट कर रहा है मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो मैक्सिमम करंट क्या होता है, E अपॉन आर। अब देखो एकदम शॉर्ट में आप लोग समझने के तरीके से क्या समझोगे, ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ का मतलब होता है इतना वोल्टेज, जितना वोल्टेज आपको एक्सटर्नल, अगर यहाँ पे दो रजिस्टर लगा होता तो यहाँ का और दूसरे वाले रजिस्टर का वोल्टेज प्लस सेल के इधर का वोल्टेज, ये तीनों को आप ऐड करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होता है वो ईएमएफ होता है। अगर मान के चलो यहाँ पे कुछ होता और एक रजिस्टर, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और सेल के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है रेजिस्टेंस की वजह से, वो तीनों का सम ईएमएफ होता है। आया बात समझ में। और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं। ईएमएफ किसको बोलते हैं, ईएमएफ पूरे सर्किट का, पूरे सर्किट में कौन कौन आ गया, सेल आ गया और एक्सटर्नल रेजिस्टर आ गया, सेल भी आ गया, सेल का भी हम लोगों को ध्यान रखना है रेजिस्टेंस का, और एक्सटर्नल का भी। अगर हम लोग किसी दो पॉइंट के बीच में देख रहे हैं तो वो वोल्टेज मिलता है। तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा E माइनस आई आर होता है। क्या होता है, E माइनस आई आर, मतलब पूरे वोल्टेज में से ये वाले वोल्टेज को माइनस कर दूंगा मैं इसके आई आर को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इस दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आप लोगों का ईएमएफ है। तो आपको याद रखने का कि ईएमएफ और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग चीज, दोनों है वोल्टेज। ईएमएफ पूरे सर्किट का वोल्टेज है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल का इंक्लूड हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच का, किसी दो पॉइंट के बीच। और इस तरीके से हम लोग ईएमएफ को डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या, देखो सेल्स इन सीरीज। अब मान के चलो आपको पता है सेल है जो वो ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है, ईएमएफ की वजह से हमारा जो डिवाइस है वो सारे क्या कर रहे, काम कर रहे। क्लियर है, सब लोग को दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सारे के सारे डिवाइस किसकी वजह से काम कर रहे हैं, ईएमएफ की वजह से, सेल की वजह से, राइट। तो मान के चलो आपने जो सेल सर्किट में कनेक्ट किया उससे आपका काम नहीं हो पा रहा, आपको और भी सेल कनेक्ट करने, दो चार और सेल कनेक्ट करेंगे तो आपको लग रहा है कि काम हो जाएगा। मतलब आपको कंबाइन करना पड़ेगा सेल को। सेल को कंबाइन करने का दो तरीका है, एक तो सेल इन सीरीज। तो सेल्स इन सीरीज का मीनिंग क्या होता है, देखो ये सेल इन सीरीज मतलब पहला सेल लगा दिया, अब नेगेटिव टर्मिनल जो सेल का था उससे दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से,
आया बात समझ में? तो ये वाला जो पॉइंट बी है और ये वाला जो पॉइंट ए है, ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा? तो मान के चलो इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका ईएमएफ E3 है, इसका ईएमएफ E4 है, राइट? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको बोलते हैं सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखो अभी अगर मेरे को पता करना है कि अब ये पूरे सेल्स की वजह से यहाँ पे कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो देखो सबसे पहले मैं टोटल ईएमएफ अगर आपको बोलूं कितना होता है, तो सीरीज में हमेशा याद रखने का टोटल ईएमएफ ऐड हो जाता है। टोटल ईएमएफ क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। बात समझ में आए? तो मान के चलो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ये V3 R3 है और V4 R4 है, मान के चलो। तो अब आप लोगों का जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E माइनस IR। अभी आप लोगों ने देखा, देखो V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो मेरे को ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ये तो कैसे मिलेगा? E1 पहले वाले इसका E1 माइनस IR1 बराबर है। करंट तो सीरीज में ना, करंट सब में सेम जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? E2 माइनस IR2 प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा? E3 माइनस IR3 प्लस E4 माइनस IR। बात समझ में आया? अब देखो क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? E1 E2 E3 E4 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो सम हो रहा है। किसका सम हो रहा है? ईएमएफ का सम हो रहा है। कहां से लेके? I से 1 से लेके जितना सेल कनेक्टेड है, जितना सेल, अगर n सेल कनेक्टेड है तो n प्लस साथ में क्या हो रहा है? देखो माइनस, क्या माइनस हो रहा है? IR। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे साथ में IR, सारे IR राइट? यहाँ पे बता दो I का वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? n तक जाएगा, बराबर। अब I तो कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो V नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ये हो जाएगा समीशन ऑफ ईएमएफ I इज इक्वल टू 1 से n तक माइनस I को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है तो, और ये हो जाएगा समीशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। और इस फॉर्मूले से आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। कुछ नहीं लिखा है, E माइनस IR। ये बोल रहा है कि यहाँ पे टोटल ईएमएफ ऐड करके रख दो, ये टोटल ईएमएफ रख दो, माइनस I लिखो और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है डायरेक्ट ऐड करो, यहाँ पे रख दो, आप लोगों को टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप लोगों का सेल सीरीज में कनेक्टेड है, डायरेक्ट क्या करो? ऐड कर दो। ईएमएफ चाहिए तो डायरेक्ट ऐड करो, इसका ईएमएफ डायरेक्ट ऐड करो, डायरेक्ट मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए थोड़ा सा मगजमारी वो ये है कि E माइनस IR रखना पड़ेगा, E माइनस IR। अब E के जगह क्या रखोगे? ये EI का मतलब है जितना भी ईएमएफ है सब ऐड करके यहाँ पे रखो, माइनस इसमें से जो करंट जा रहा है वो रख दो, और R, ये सम R का मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका सबको ऐड करो, यहाँ पे रख दो। आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A और B के अक्रॉस मिल जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है ये, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। क्या? सेल को आपने अगर सीरीज में कनेक्ट किया है तो पूरा सेल का कॉम्बिनेशन जो है वो डायरेक्टली सम हो जाता है और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? ओके। अब आते हैं पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सेल्स इन पैरेलल। अब सेल्स को अगर पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? आप लोगों को पता है जब भी हम लोग पैरेलल में कोई चीज को कनेक्ट करते तो वोल्टेज जो होता है, क्या होता है? वोल्टेज। जैसे मान के चलो ठीक है, यहां पे आप लोगों ने एक सेल कनेक्ट कर दिया, ये एक सेल कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस में, ए और बी के अक्रॉस में आपको वोल्टेज क्या मिलेगा? E1 E2, ठीक है। इसके पास देखो अभी पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो पैरेलल में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो आप लोगों को याद रखने का, पैरेलल में इसके पास भी V वोल्टेज जाएगा, इसके पास भी। मान के चलो इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस ये सेल का R1 है, करंट दोनों में अलग अलग जाएगा। यहाँ पे करंट I1 जाएगा, यहाँ पे करंट I2 जाएगा। इसको देखो, सब जब सेल हम लोगों का
सीरीज में कनेक्टर था। वोल्टेज देखो सबके पास अलग अलग था, इंटरनल रेजिस्टेंस तो अलग अलग होगा, लेकिन सबके पास करंट सेम जाएगा, सबके पास करंट सेम जाएगा आई। अब जब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो सर्किट में, तो याद रखने का वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल मिलेगा आपको, वो सेम टू सेम मिलेगा। करंट दोनों सेल से हम लोगों को अलग अलग मिलेगा, ठीक है। करंट का मैंने डायरेक्शन गलत दिखाया, ऐसे दिखाना है, प्लस टर्मिनल है ना, ऐसे दिखाना चाहिए था मुझे, ठीक है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम इसमें भी ऐसा दिखाना चाहिए था मुझे, इधर से जाएगा, ठीक है। समझ गए ना बात? हाँ चलो समझ गए, प्यारे बच्चे लोग समझ गए। ओके, तो यहां पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है ए और बी के अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, ए और बी के अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा। तो मुझे बताओ, यहां से जो करंट, सब लोग ध्यान देना, यहां से जो करंट जा रहा है I1 और ये I, दोनों ऐड होके I मिल रहा है। मतलब मैं अगर I से जाऊं तो टोटल I1 प्लस I2 मिलेगा। देखो अभी ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, पहले ये वाले सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, या तो ये वाले सर्किट का जो पोटेंशियल है वो निकाल लेता हूं। तो ये सर्किट का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता V इज इक्वल टू E1 माइनस I/R1, करंट तो सॉरी I1 R1। तो यहां से अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगा, V इधर आके माइनस हो जाएगा और R1 इधर आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 1 ये I1 की वैल्यू मिल गई। अगर मैं जो सेकेंड वाला सेल है उसमें अगर वोल्टेज निकालू, पोटेंशियल डिफरेंस निकालू अक्रॉस में, तो ये कितना मिलेगा मुझे, E2 माइनस I2R2। और अगर मैं इसमें से I2 की वैल्यू निकालू तो I2 का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा E2 माइनस V अपॉन, सही है, ये इक्वेशन 2 क्लियर है ना। दोनों जगह वोल्टेज सेम होगा। ये देखो, ये जो सेल है इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस का वोल्टेज, ये दोनों का अक्रॉस का वोल्टेज कैसा होगा, सेम होगा, सही है। तो वोल्टेज इसके पास जो होगा V, ये होगा E1 माइनस I1R1, क्योंकि इसके पास करंट क्या जा रहा है, I1 जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1। और इसके लिए क्या होगा, E2 माइनस I2। तो यहां से I1 बना है, यहां से I2। अब टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट I जो जा रहा है, देखो I1 प्लस I2 ऐड होके जा रहा है, तो ऐड कर दो। अभी आपको पूरा क्लियर कहानी पता चलेगा आगे। I1 प्लस I2 हम लोग एक्चुअली में निकालना क्या चाहते हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं ये वाले दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF है, EMF कैसे ऐड हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। देखो EMF की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो ये दोनों पॉइंट पे एग्जैक्टली सेम ही होगा, जो ये है V और ये यहाँ पे भी V होगा। EMF निकालना चाहते हैं हम लोग, E1 है इसका EMF और इसका E2 है, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा वो निकालना चाहते हैं, ठीक है। देखो I1 की वैल्यू देखो, E1 माइनस V अपॉन R1, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस ये क्या है, E2 माइनस V अपॉन R2, सही है, पक्का। चलो देखो अभी मैं ना R1 दोनों को डिवाइड कर देता हूं, चलेगा। E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 चलेगा क्या, देखो पक्का। चलो अब मैं V वाले टर्म को एक साथ कर देता हूं, ये हो जाएगा E1 अपॉन R1 और ये प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है। अब ये देखो, ये जो टर्म है इसमें से मैं V कॉमन निकाल लूंगा, क्या निकालूंगा, V कॉमन निकालूंगा, माइनस V कॉमन निकालूंगा। माइनस V अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। किसका वैल्यू मिल रहा है, ये I का वैल्यू, चलेगा, कोई डाउट है नहीं। इस वाले टर्म को, ये वाले टर्म को मैं इक्वल टू के ये बाजू में लेके आ जाता हूं, ठीक है। देखो माइनस में प्लस में आ जाएगा, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू ये टर्म को इधर उठा के लेके आ गया, I अभी बच रहा है, ठीक है। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, और I को इधर बुला लेता हूं, प्लस था उधर जाएगा माइनस। वोल्ट क्लियर है, वीडियो वगैरह साउंड भी क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2, सही है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस I।
मैं v को अकेले रखता हूं, ये टर्म को इधर भेज देता हूं। जब ये टर्म इधर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सही है, जरा ध्यान से देखना। v को यहां पे अकेले छोड़ दिया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 इंटू ये टर्म इधर आके उल्टा हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये R1 इंटू R2 हो जाएगा अपॉन R1 प्लस R2। सही है, माइनस I, और I के साथ भी सेम उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सही है, देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया और आप लोगों को v की वैल्यू क्या मिली? v की वैल्यू मिली आप लोगों को R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I। ठीक है, R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। अगर मैं इस वाले इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना, कंपेयर करूं मैं हमारे फॉर्मूले से पोटेंशियल के, V इज इक्वल टू E माइनस IR, कंपेयर करते हैं तो देखो आप लोगों को क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से देखना। देखो V का V हो गया, ठीक है, ये I का I हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये वाला, ये टर्म देखो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सही, और ये वाला जो टर्म आप लोगों को दिख रहा है, ये टर्म देखो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप पैरेलल में सेल कनेक्ट करते हैं तो टोटल ईएमएफ जो मिलता है आप लोगों को, पूरे सेल का टोटल ईएमएफ जो मिलता है वो हो जाता है E1 R1 प्लस E2 R1, नहीं गलत लिख दिया मैंने, ये E2 आएगा अपॉन R1 प्लस R2। बात सही है। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो बनता है वो क्या बनता है? देखो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना। क्या अगर आप जरा ध्यान से देखोगे, ये जो R इक्विवेलेंट बन रहा है ये वाला, ये देखो ध्यान से देखना, क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो अगर इसको आप सॉल्व करोगे और R इक्विवेलेंट निकालोगे यही हो जाए। देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब जो ये दोनों का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से सॉल्व हो जाता है। और आपको टोटल कैसे मिलता है? इस फॉर्मूले से या तो इस फॉर्मूले से टोटल मिल जाता है, और टोटल ईएमएफ इस फॉर्मूले से मिलता है आपको, राइट। अगर आप लोग ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, ये दोनों इक्वेशन को, तो देखो क्या मिलेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1, R1 इंटू R2 मिलेगा। क्या मिल जाएगा? R1 इंटू R2। डिवाइड करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों को एक्चुअली यही जानना था कि टोटल ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरीके से ऐड होते हैं। तो इस तरीके से टोटल ईएमएफ मिलेगा आपको, इस तरीके से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का मिल जाएगा आप लोग। आया बात समझ में? अगर सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर ये दोनों का रेशियो लोगे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट लोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 मिल जाएगा आप लोगों को। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये केस हमारा हो गया सेल इन पैरेलल। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है सेल तो हमने देखा डायरेक्टली ईएमएफ ऐड हो जाता है, लेकिन जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है सेल तो आप लोगों को ध्यान देना है, फिर से देखो, जब सीरीज में कनेक्ट होता है सेल तो ईएमएफ भी डायरेक्ट ऐड हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट ऐड करके पुट कर दोगे आप। लेकिन जब पैरेलल में सॉल्व करना होता है सेल को, तो सेल का ईएमएफ इस फॉर्मूले से टोटल ईएमएफ मिलता है और टोटल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से मिलता है। आप लोग क्लियर? यही चीज आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा चलो, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, इसको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। चलो देखो, इक्वेशन ए और ये वाला आपका इक्वेशन बी, चलो सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, देखो ईएमएफ इक्विवेलेंट अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तो ईएमएफ इक्विवेलेंट क्या है? देखो जरा ध्यान से, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 क्या है? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट क्या है? देखो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस
R2। सही है। देखो ये और ये कैंसिल हो गया और आप लोगों को क्या मिला, आप लोगों को मिला EMF इक्विवेलेंट अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2। सही है, पक्का क्लियर हो गया। तो आप लोगों को ये रेशियो भी मिल जाएगा। तो ये हमारा केस हो गया सेल इन पैरेलल। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेल। अब देखो हम लोग ने सेल को स्टडी किया। अब सेल जो होते हैं आप लोगों को पता है ये पावर सप्लाई देते, ईएमएफ देते, सो दैट हमारा सर्किट जो है वो वर्क करता है, बरोबर है। तो ऐसे हमारे पास जो सेल होते हैं इसके हम लोग ने टाइप किए हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। तो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सेल होते हैं। पहले प्राइमरी सेल को डिस्कस कर लेते। प्राइमरी सेल ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं जिसको एक ही बार यूज किया जा सकता है, एक बार यूज करने के बाद वो खत्म, अब आपको नया सेल लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे सेल बेसिकली जो होते हैं वो ड्राई सेल, जैसे आप लोग अपने घड़ी में यूज करते हो, राइट है, जो आपके घर में घड़ी होती है, राइट, जो भी क्लॉक होता है, क्लॉक के अंदर जो आप लोग यूज करते हो वो ड्राई सेल क्या है, एक ही बार यूज कर सकते हैं, वो क्या है, प्राइमरी सेल है। तो ये सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता और ये बहुत छोटे हम बोल सकते हैं डिवाइस को रन करने के लिए जहां पे वोल्टेज का रिक्वायरमेंट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 1.5 वोल्ट होता है, वहीं पे हम लोग यूज करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यही सेल है आप लोगों का। अब यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरी लाइक प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल एक्सेट्रा। तो प्राइमरी सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एकदम सिंपल सा तरीका है समझने का, यही है। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी चार्ज अगेन, वापस से चार्ज नहीं कर सकते। एक बार चार्ज उसका खत्म तो खत्म, फिनिश, उसका टाटा बाय बाय हो गया, राइट, ओके। इट कैन बी यूज ओनली वंस, एक ही बार यूज कर सकते हैं। ड्राई सेल, अल्कलीन सेल आर डिफरेंट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल आर लो कॉस्ट, सस्ता मिलता है एंड कैन बी यूज इजीली, बट दीज आर नॉट सुटेबल फॉर हेवी लोड्स। ज्यादा लोड्स रहेंगे, बहुत बड़ा डिवाइस है तो ये काम नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया, प्राइमरी सेल के बारे में क्लियर हो गया सब लोगों को, आवाज भी क्लियर आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, ओके। चलो सीख रहे हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए और हमारे यहाँ पे चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल को आप रिचार्ज कर सकते हैं, वापस से यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल आर यूज फॉर सच एप्लीकेशन, द सेकेंडरी सेल आर रिचार्जेबल एंड कैन बी रीयूज्ड। रिचार्ज करके वापस से रीयूज कर सकते हो अगर एक बार इसकी चार्जिंग खत्म हो गई। द केमिकल रिएक्शन इन ए सेकेंडरी सेल इज रिवर्सिबल, बिकॉज केमिकल रिएक्शन जो सेकेंडरी सेल में होता है उसको रिवर्स करके हम लोग प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। लीड एसिड सेल है एंड फ्यूल सेल आर सम एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल। लीड एसिड बैटरी इज वाइडली इन व्हीकल एंड अदर एप्लीकेशन विच रिक्वायर हाई लोड करंट। यहाँ हम लोग ये जो सेकेंडरी सेल है हाई लोड करंट के लिए यूज कर सकते हैं, हेवी लोड के लिए यूज कर सकते हैं। एक बार चार्जिंग खत्म हो गया तो वापस से आप चार्ज कर सकते हैं। सोलर सेल आर सेकेंडरी सेल दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो सोलर सेल है ये भी सेकेंडरी सेल होता है, ये भी हम लोग सनलाइट को क्या कर लेता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हम लोग ज्यादा अमाउंट में जमा करके इससे हम लोग हेवी लोड यूज करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्यूल सेल। अब ये फ्यूल सेल जो होता है ये व्हीकल में यूज होता है। फ्यूल सेल व्हीकल एफसीबीज आर इलेक्ट्रिकल व्हीकल दैट यूज फ्यूल सेल इंस्टेड ऑफ लीड एसिड बैटरी। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है इसके अंदर फ्यूल सेल यूज किया जाता है, लेड एसिड बैटरी यूज नहीं करते हैं, राइट, ठीक है। टू पावर दी व्हीकल हाइड्रोजन इज यूज एज द फ्यूल इन द फ्यूल सेल, द बाय प्रोडक्ट आफ्टर इट्स बर्निंग इज ऑलवेज वाटर। तो ये जो फ्यूल सेल होता है इसके अंदर जो हम लोगों का मेन एनर्जी का सोर्स होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि जब हाइड्रोजन से हम लोग फ्यूल बना लेते तो जो बाय प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है वो वाटर के फॉर्म में मिलता है। तो ये हमारे लिए ग्रीन हो गया, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता। देखो क्या है, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल इन द फ्यूल सेल, द बाय प्रोडक्ट आफ्टर इट्स बर्निंग इज ऑलवेज वाटर। दिस इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस produced by the traditional gasoline fueled vehicle. The hydrogen fuel cell vehicle are thus more environment friendly. कैसा होता है ये, environment friendly। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 1 शॉट में खत्म हो गया। सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिए। एक बार आप अच्छे से खुद से भी रिवाइज कर लेना। देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमारा काम सिखाना है, हमने सिखाया, एफर्ट्स लिया, अब आपको भी एफर्ट्स लेना है। तो करोगे पक्का? यस, आई होप आप करोगे और आप एकदम बोलते हैं ना मचा दोगे आप एग्जाम में, राइट। ओके चलो, तो इसके लिए हमारा जो वेदांतु महाराष्ट्र है वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अवसर लेके आया, अपॉर्चुनिटी। MV सेट लेके आया, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट।
ये टेस्ट देने के बाद अगर आप लोग इस टेस्ट को क्लियर कर लेते तो यू आर टोटली आप लोगों को मैं बोल सकता हूं कि पूरी तरीके से 100% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों को 1-to-1 इंटरेक्शन टॉप इंडिया के बेस्ट चीज से मिलेगा, आपको बेस्ट स्टडी प्लान मिलेगा, आप लोगों को बेस्ट स्ट्रैटेजी मिलेगा सो दैट यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन, राइट। तो इसीलिए वेदांतु महाराष्ट्र हमेशा आपके साथ है, वेदांतु महाराष्ट्र की टीचर आपके साथ है, वेदांतु आपके साथ है, आपके इस मिशन में लगा है और आप लोगों को सक्सेसफुल बना के रहेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना। हैव अ वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वन शॉट वीडियो में।